नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों को पढ़ लिया था और पाल वंश पर भी मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने आपको अपने शब्दों में पढ़ाया है कि किस तरह से मैंने इसे पढ़ा है ना। किस तरह से बिहार के मुंगेर में इनकी राजधानी रहती है और गोपाल जो है वो संस्थापक रहते हैं, है ना। उन्होंने बिहार शरीफ में अनंतपुरी विश्वविद्यालय खोला, धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय खोला। तो इस तरह से मैंने आपको मुख्य मुख्य राजाओं के मुख्य कार्यों को एक जगह कंप्लीट आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि आपको इस सेकेंड पार्ट जो कि किताबी भाषा में है, लाइन बाय लाइन है, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम आज फिर से पाल वंश को पढ़ते हैं कि किताब में क्या कितनी सारी नॉलेज दी गई है। क्या मैंने कुछ जानकारी आपको फर्स्ट पार्ट में नहीं दिया है, ये सब भी हम जानेंगे। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर वंशावली दी है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सेल वंश के एक राजा ने पोंड या फिर उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश, ललितादित्य, मुक्तापिंड और कन्नौज के नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया और असम नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित किया, मतलब जीत लिया। और अतः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया। तो आक्रमणों के इस क्रम ने बंगाल में चारों ओर अशांति फैला दी, अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, जिसे परेशान होकर सभी सरदार जनता ने मिलकर क्या किया, गोपाल को अपना राजा चुना। ठीक है, जनता ने किसे चुना? तो जनता ने चुना गोपाल को। ठीक है, और उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया गया। बात आपको खाकर समझ में आया। अब गोपाल है 750 से 770 ईस्वी। तो पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया और तिब्बती लामा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। ठीक है, और 8वीं सदी में बंगाल में जो कि आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे कह सकते हैं कि मत्स्य न्याय, कौन सा न्याय? मत्स्य न्याय कहा गया। इसके बाद आता है धर्मपाल, जो कि 770 से 810 ईस्वी है। गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल जो है वो राजा बनता है और उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की कह सकते हैं कि धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। ठीक है, ये रहा आपका मैप, जिसे मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझाया था ना। देखिए, यहाँ पर चोल है, तंजौर इनकी राजधानी रहती है, राष्ट्रकूट है, पाल यहाँ पर है, प्रतिहार यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ है कन्नौज, जिससे कि जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब ये कन्नौज का महत्व क्या था जिसके लिए ये युद्ध हुए थे? तो हर्ष के बाद उत्तर भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर, उपजाऊ क्षेत्र होना। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, गंगा और यमुना के मध्य स्थित इसका होना। 3 महाशक्ति जो कि प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट है ना। तो राजनीतिक महत्व की पूर्ति होना, मतलब तीनों महाशक्तियों का राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना भी कन्नौज को महत्वपूर्ण बना दिया था। देखिए, 11वीं सदी में गुजराती कवि शोढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था, जिसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया और इसने ही विक्रमशिला और सोमपुरी जो कि पहाड़पुर है वहाँ पर प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई और उसकी राजभाषा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को स्थान प्राप्त था।
ठीक है। देखिए, धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की कहाँ पर, भागलपुर बिहार में। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का पुनरुद्धार भी इसने करवाया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने पुनरुद्धार करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांव के राजस्व को दान में दे दिया है। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने, किसने, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया। ध्रुव से ये पराजित इसे होना पड़ा। और इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। इसे भी आप नोट करें। फिर आता है देवपाल। तो धर्मपाल का पुत्र था देवपाल और अपने पिता की मृत्यु के बाद 810 ईस्वी में वह राजा बनता है। और उसने प्राग, ज्योतिषपुर, असम, उड़ीसा के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। परम सौगात की उपाधि धारण किया और जगरहार मतलब जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीर देव को भी नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। और सुलेमान भी इसी के समय में आता है। कौन, अरब यात्री ये रहता है ना। अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा इसने किया था। किसने, सुलेमान ने। और उसने पाल राज्य को रुमा या फिर धर्मपाल को संक्षिप्त कहा है। ठीक है। फिर आता है महिपाल। तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा गया है, क्योंकि इसने ना बौद्ध विद्वान धर्म के महान ये संरक्षक रहता है महिपाल। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी थे। संत रचित दीपांकर, जिसे कि अतीश कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार प्रसार किया। किसके समय में, महिपाल प्रथम के समय में। और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक संबंध भी थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था और उनका जो साम्राज्य था ना, मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र नामक बौद्ध ये थे शैलेंद्र शासक बौद्ध थे, जिन्होंने अपने अनेक दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। ठीक है, आपने समझा। अब देखिए इसके बाद होता है महिपाल के बाद मदन पाल, जो कि अंतिम राजा होता है। उसके बारे में उतना कुछ नहीं दिया गया है। इसके बाद आपका सेन वंश की स्थापना हो जाती है। पाल के बाद सेन वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया खाका क्या है। तो इस तरह से आप कमेंट में ये बताइए कि मैंने पालों को 2 भाग में पढ़ाया। फर्स्ट पार्ट में मैंने जिस तरह से पढ़ा, जिस राजा को समझा, उसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, मैंने हर बार फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही बनाती हूँ। सेकंड पार्ट में जो किताबी ज्ञान है, जो किताब में लिखा है, मैं उसे ही आपको बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप ये बताइए आज कि पाल वंश जो मैंने दोनों पार्ट को बताया, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा या सेकंड पार्ट? ठीक है, मुझे फर्स्ट पार्ट अच्छा लगता है, जो निचोड़ होता है, जो समरी होता है वो, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, ज़्यादा आपको ये जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो मैं इसी तरह से कमेंट में आप बताएं आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।